हेलो। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की हमारी ये पहली क्लास है। भारतीय संविधान क्या है? कोई भी देश है या कोई भी राज्य है, उसमें कैसे शासन चलेगा, कैसे उसमें नियम लागू होंगे, कैसी शर्तें लागू होंगे, ये सब जिस बुक में लिखा हुआ है या जिस किताब में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं संविधान। तो भारतीय संविधान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल भाग हैं 22। वैसे तो ABCD इनके सब पार्ट भी हैं, लेकिन उनको हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे तो 25 हो जाएंगे लगभग। वैसे कुल भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? 22। और कुल अनुच्छेद हैं वो है 395। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो भारतीय संविधान है वो बाइलिंगुअल है। पहले वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दिया गया था। इसमें बोला द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, कि कोई भी भारत के अंदर कोई भी राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है, हमारा भारत कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक उनके नियम लागू होंगे, तो वो सब लिखा हुआ है पहले भाग के अंदर। इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। पहले भाग के अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। जो हमारा भारत था, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश सब इसके पार्ट थे। तो ये कैसे कैसे ये अलग होते गए, कैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, कैसे अफगानिस्तान अलग हुआ, कैसे श्रीलंका अलग हुआ, तो ये सब बात है भाग 1 के अंदर। और वो जो कि अनुच्छेद 1 और 4 के बीच दी गई है। आर्टिकल 1 में 3 चीजें दी गई हैं। पहली चीज है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन भारत राज्यों का देश नहीं बोला गया, इधर बोला गया भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल और एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। कॉन्फेडरल और फेडरल लगभग सेम ही होते हैं। कॉन्फेडरल में होता है कि इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और वो अपनी सारी शक्ति केंद्र को दे देते हैं, फिर केंद्र उनको कंट्रोल करता है। सेकंड है फेडरल। इसमें भी क्या करते हैं, अलग अलग राज्य जुड़ के अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको, केंद्र सरकार को दे देते हैं और केंद्र सरकार इस पे काम करती है। इन दोनों में एक कॉमन बात यही है कि इनसे कोई भी राज्य है वो बिना इनकी मर्जी से कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। इसमें राज्य मिलके यूनियन का निर्माण करते हैं, लेकिन इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो फेडरल और कॉन्फेडरल वैसे बोला तो संघ ही जाता है दोनों को, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि फेडरल से तो कोई भी राज्य अलग हो सकता है और यूनियन में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरल का ही सभ्य रूप होता है फेडरल, यानी परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन भारत क्या है, यूनियन है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो इसके एक पार्ट में यही बताया गया कि भारत राज्यों का एक संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। सेकंड है राज्यों को पहली अनुसूची। मतलब अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, क्या ये भारत के राज्य हैं या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी इसका बी पार्ट यही है कि इसको पहली अनुसूची में लिखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसकी जो पहली अनुसूची है उसमें सभी राज्यों के नाम दे रखे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। थर्ड है 3 प्रकार के क्षेत्र है। इसमें बताया गया है क्षेत्र हैं जो वो 3 प्रकार के हैं। हमारा जो भारत है वो एक यूनियन है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं वो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। फर्स्ट आता है स्टेट, जो बड़े बड़े राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है उनको नाम दे दिया गया स्टेट का। भारत में 28 स्टेट हैं। और यूटी यानी छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन वो जो राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको नाम दे दिया गया यूटी। थर्ड है अर्जित क्षेत्र। वो होते हैं जैसे अर्जित क्षेत्र के लिए भी भारतीय संविधान में जगह दे दी गई है, यानी इन फ्यूचर अगर भारत किसी बाहरी देश को या बाहरी देश के किसी हिस्से को मिलाना चाहे तो वो मिला सकता है। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है, इससे कोई राज्य ऐसे अलग नहीं हो सकता। सेकंड है कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं वो लिखा गया है उसकी पहली अनुसूची, यानी उसके लिए आपको पहली अनुसूची पढ़नी पड़ेगी, उसमें सभी राज्यों के नाम लिखे गए हैं, उनका क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। थर्ड है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं इसके अंदर, स्टेट है 28, यूटी है 8 और अर्जित क्षेत्र हैं
0, अभी तक कोई क्षेत्र अर्जित किया नहीं है। कॉन्फेडरल और फेडरल यूनियन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 2 है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। मतलब ये है कि जो भारत के बाहर कोई भी राज्य है, उसको राज्य या किसी विदेश का हिस्सा है, उसको हम भारत में मिला सकती है, उसको भारत में मिला सकती है कौन? संसद। यानी संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। उसको ये नहीं है कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या हम इसको मिला सकते हैं, नहीं। उसको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ उसको सूचना देते हैं। संसद सिर्फ उसको सूचना देगी कि हम इस राज्य को या इस हिस्से को भारत में मिला रहे हैं। तो उसको पूर्व अनुमति का मतलब यही है कि उसको सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं, और ऐसा किया भी गया था। 19 मई 1975 को सिक्किम राज्य, जो भारत का 22वां राज्य बना था, उसको भारत में मिलाया गया था। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिल गया था। इसने पहले क्या किया, ट्राई किया था ये देखने के लिए कि भारत रहने लायक है भी या नहीं है, क्या हम वहाँ पे सेफ हैं या नहीं है। क्या हुआ था कि तिब्बत, यहाँ पे था सिक्किम और यहाँ पे था तिब्बत। तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया। चाइना ने अटैक किया 1959 में। तो इसने क्या किया कि जो तिब्बत में रहने वाले लोग थे, इसको किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। तो तिब्बत में है ना, तिब्बत के लोगों की ही संख्या कम हो गई थी। तो उससे सिक्किम को भी डर हो गया, भाई कहीं हम तो हैं भी, छोटा सा परिवार भी, हमारा छोटा सा देश है, कहीं हमें भी कहीं ना कहीं भेज दे और हम मतलब बिल्कुल बिखर जाएंगे। तो उसने सोचा क्या हम भारत में मिल जाते हैं। तो उसने भारत को कहा भाई हमें मिला लो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। फिर उसने कहा कि हम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, हम पहले रह के देखेंगे भी ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। कहीं आप भी ऐसा करो कि किसी को यहाँ पे केरल भेज दो, किसी को गुजरात भेज दो। तो उसके लिए इसने पहले वहाँ पे कुछ दिन रहे, यानी वहाँ का देखा इसने। तो 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 के अंदर। पहले एक संशोधन किया गया 35वां 1974 के अंदर कि सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया गया, कि ये बस को स्टेट थे, दोनों मिल रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से भारत का राज्य नहीं था। फिर इसने देखा हाँ भी ये रहने लायक है। फिर 36वां संशोधन किया गया 1975 के अंदर और सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया था। तो अनुच्छेद 2 था हमारा कि भारत से बाहर कोई भी देश का हिस्सा या किसी भी राज्य को संसद भारत में मिला सकती है, उसको पूर्णतः हक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के अंदर। अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा कि भारत एक यूनियन है, मतलब इससे कोई भी देश अलग नहीं हो सकता, और उसके जो नाम है वो अनुसूची 1 में लिखे गए हैं। और अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा था कि जो संसद है वो भारत से बाहर कोई भी राज्य है या देश है, उसका कोई भी टुकड़ा भारत के अंदर मिला सकती है, उसे पूर्णतः हक है। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। इसमें लिखा है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर भारत के किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब है कि जो संसद है वो जो भारत के अंदर कोई भी राज्य है उसमें किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। भी किसी भी राज्य के 2 टुकड़े कर दिए, उनको अलग अलग नाम दे दिया। अभी पीछे 2014 में भी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया था, तो वैसे ही वो किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, उसकी सीमा निर्धारित कर सकती है। कोई राज्य ऐसे नहीं बोल सकता भाई हमारा क्षेत्रफल था ये उस राज्य में क्यों मिला दिया गया, क्योंकि ये संसद को पूर्णतः हक है। तो अनुच्छेद 3 के अंदर यही लिखा गया है कि किसी भी राज्य के नाम और क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था, यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया था और बिहार से झारखंड अलग किया गया था। हमने 3 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद 1, 2 और 3। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है कि भारत है वो राज्यों का यूनियन है। सेकंड, भारत के बाहर कोई भी राज्य है या देश है उसका टुकड़ा संसद उसमें भारत में मिला सकती है। थर्ड, जो भारत के अंदर राज्य हैं उनको तोड़कर उनकी सीमा या उसके क्षेत्रफल में या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 4। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। 368 आर्टिकल्स में क्या है कि जो भी संशोधन होगा उसके बारे में 368 के बारे में लिखा गया है।
368 के अंदर लिखा गया। जैसे अनुच्छेद 2 क्या था कि किसी बाहरी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, और अनुच्छेद 3 क्या था कि जो भारत के अंदर राज्य हैं उनको तोड़ मरोड़ के मतलब उनका कुछ भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल घटा सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 और 3 ये 368 के बाहर है। जो 368 के अंदर है उसके अंदर अगर हम कोई भी संशोधन करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को उसके बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं होती हमें, वहाँ पर सिर्फ उसको सूचित किया जाता है कि हम ये चेंज कर रहे हैं। संसद सिर्फ उसको सूचित करेगी कि हम ये चेंज कर रहे हैं। इसलिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। इसके लिए उसको 2/3 या ज़्यादा बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत 50% होना चाहिए। जैसे हमारी सीट होती है 545 के अप्रोक्स सीट होती है, उसका 50% हो जाएगा 272, यानी 272 72 हो जाएगा, तो 273 मान लेते हैं कि 273 लोग वोट कर देंगे कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होगा, अनुसूचित 1 में भी चेंज होगा। अनुसूची 1 में क्या है कि उसमें राज्य लिखे गए हैं, अगर कोई नया राज्य बनेगा या कोई राज्य घटेगा तो उसके साथ साथ अनुसूची 1 में भी चेंज होगा। तो हमने पढ़ा भाग 1 जिसमें अनुच्छेद हैं 1 और 4, 1 से लेकर 4 तक। पहले में बोला गया है कि जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है, कि वो राज्यों का संघ है, यानी इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। सेकंड हमने पढ़ा कि जो संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। सेकंड ये हमने पढ़ा। थर्ड पढ़ा कि जो वर्तमान में राज्य हैं उसमें वो कोई भी परिवर्तन कर सकती है, सिर्फ राष्ट्रपति को सूचित कर सकती है, सूचित करके उनमें कोई भी चेंज कर देगी। इसमें राष्ट्रपति के साइन की कोई आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि वो इसको रोक नहीं सकता। और साधारण बहुमत होना चाहिए हमारा कितना 50%, इससे वो इन सभी चीज़ों में चेंज कर सकती है। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ था? अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ था हमारा 1893 में, जब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया गया। पाकिस्तान उस टाइम तक भारत का ही हिस्सा था, ये पूरा एरिया हमारा भारत के अंदर आता था, और अफगानिस्तान को इससे अलग कर दिया गया था क्योंकि अफगानिस्तान था जो वो पहाड़ी इलाका था, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी भारत को, तो इसको अलग हिस्सा बना दिया गया था। इसके बीच में जो लाइन खींची गई थी उसको बोला गया था डुरंड लाइन। डुरंड लाइन जो 1893 में खींची गई थी, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी। उस टाइम पाकिस्तान अलग नहीं था, इसलिए जो पहले खींची गई थी लाइन ये अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी। लेकिन वर्तमान में क्योंकि अभी पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, वर्तमान में जो डुरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। सेकंड 1935 में हमारे यहाँ से बर्मा अलग हो गया था, और 1947 में पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ, जो सिरिल रेड क्लिफ ने खींची थी, रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। जो डुरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, और पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली लाइन है रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ लाइन 1947 में खींची गई थी, डुरंड लाइन 1893 में खींची गई थी। जो हमारा बर्मा था 1945 में अलग हो गया था। भारत में देशी रियासतें थी 552, और सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर फेडरेशन बनाते तो फिर से कोई ना कोई राज्य टूट जाता, अलग हो जाता, जिसका जब मन करता वो राज्य अलग हो जाता। तो उस सब को मिलाकर, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई सरदार पटेल को। सरदार पटेल को इन सभी को यूनियन बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसके लिए इन 3 लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, सरदार पटेल का, वीपी मेनन का और माउंटबेटन का। वीपी मेनन उस टाइम के आईएएस अधिकारी थे। इन तीनों ने राज्य के एकीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सारी रियासतों को मिला दिया गया, लेकिन जो 3 रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों रियासतें मिलने को तैयार ही नहीं थी। हैदराबाद राज्य था, वो चाहता था कि मैं अलग अपना देश बनाऊं या अलग राज्य बनाऊं। जूनागढ़ चाहता था कि मैं अपना अलग से रखूं, और जम्मू कश्मीर भी। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद के राजा बहुत ही जिद्दी थे भाई, वो मान नहीं रहे थे मिलने के लिए। तो सरदार पटेल ने क्या किया, आर्मी को पुलिस के रूप में भेज दिया, जिसको बोला गया ऑपरेशन पोलो। यानी पुलिस ने वहाँ पे लड़ाई झगड़े किए,
थोड़ा विद्रोह हुआ वहाँ पे, तो हैदराबाद रियासत भी मान गई, यानी हैदराबाद रियासत पोलो ऑपरेशन के तहत मिला दी गई। आगे आती है जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत थी जो, वो क्या चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे राजा था वो तो मुस्लिम था, लेकिन जनता थी वो हिंदू थी। हिंदू लोग चाहते थे कि हम भारत में ही रहें, लेकिन ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, मुस्लिम की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, जनसंख्या ज़्यादा थी। तो जूनागढ़ रियासत थी उसको जनमत संग्रह करवाया गया। उसमें क्या कि उसमें वोटिंग करवाएगी कि जो जहाँ रहना चाहता है वही वोटिंग करो। तो ज़्यादा लोग हिंदू थे, वो भारत में रहना चाहते थे, तो इसलिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के तहत मिला दिया गया। थर्ड आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ये राजा तो हिंदू थे, लेकिन यहाँ पे जो जनता थी ज़्यादा वो मुस्लिम थी, तो ये चाहते थे कि अपना अलग ही देश बनाए। तो यहाँ पे पर क्या हुआ, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहाँ पे हमला किया तो ये बहुत ज़्यादा डर गए, भाई अब अकेले हैं ये तो हमें मार ही देंगे। तब ये गए नेहरू जी के पास, हरि सिंह गए नेहरू जी के पास, उन्होंने कहा कि हमें भारत में मिला लीजिए। तब उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि विलय पत्र पे इनके साइन करवा लो कि हम आज से भारत में मिल रहे हैं और हम भारत का हिस्सा है, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन करवा लिए गए और जम्मू कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बना दिया गया। सभी देशी रियासतों को तो मिला दिया गया, लेकिन इसको बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए कुछ आयोग की गठन की गई। उस टाइम सरकार आयोग की समितियों का ही गठन करती थी कि इस पर क्या फैसला होना चाहिए, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए एस.के. धर आयोग गठित किया गया पहले 1948 में, और जेवीपी समिति भी 1948 में ही गठित की गई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया कमेटी, ये भी 1948 में गठित की गई। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों ने कहा कि जो भारत है, कहीं पे पंजाबी बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बना दिए जाएं। तो जो ये आयोग गठित किए गए, सरकार ने जो ये आयोग गठित किए थे, तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। तो एस.के. धर आयोग और जेवीपी समिति ने क्या किया, इस चीज़ को मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य गठित नहीं हो सकते। लेकिन इस कड़ी में सबसे बड़ा मोड़ आता है कि जो पेट्टू श्री रामल्लुत नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया इस चीज़ का। वो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। वो बोले कि जैसे ये मद्रास था पहले, मद्रास, उन्होंने कहा कि इसको अलग हिस्सा कर दिया जाए, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया जाए, तमिलनाडु अलग कर दिया जाए, क्योंकि नीचे तमिल ज़्यादा बोली जाती है, ऊपर तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है, और हम तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा राज्य अलग कर दिया जाए। तमिल बोलते हैं उनको अलग कर दिया जाए। लेकिन इसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया, तो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई तो बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल गया, सभी लोग बहुत ज़्यादा मारामारी फैल गई, तो सरकार ने ना चाहते हुए भी इनकी बात माननी पड़ी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, यानी 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। और भाषाई आधार पर गठित पहला आयोग कौन सा था, एस.के. धर आयोग था, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। ऐसे ही फिर आगे राज्य है वो अलग अलग राज्य बनते गए, भाषाई आधार पर गठित होते गए। लेकिन फिर सभी ने मांग उठानी स्टार्ट कर दी कि अभी हम यहाँ पे पंजाबी बोलते तो हमारा अलग से राज्य हो। सभी ने अलग अलग मांग उठानी स्टार्ट कर दी, तो सरकार को भी टेंशन होगी, भाई अब तो अलग अलग राज्यों में बढ़ जाएगा, भाषा के आधार पर ही बढ़ जाएगा पूरा भारत। फिर उन्होंने सरकार सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी। तब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, अलग राज्य बन गया, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में बवाल चालू हो गया, सभी लोग अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। जो कन्नड़ बोलते थे वो कर्नाटक बोले हमारा राज्य अलग बना दिया जाए, गुजराती बोलने वाले बोले हमारा राज्य अलग बना दिया जाए। तो ऐसे सभी लोग वो क्या थे, अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार भी परेशान हो गई, उसने फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया।
सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे फजल अली, उन्होंने फिर क्या किया, एक आयोग का गठन किया जिसके अंदर 3 सदस्य थे। उनका गठन किया गया था 1953 में। फजल अली आयोग इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कब हुआ था, 1953 में, और उसने रिपोर्ट कब पेश की थी, 1956 में। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा कि आप अलग राज्य बना लीजिए, ठीक है, कोई भी अगर चाहते हैं भाई हम ये भाषा बोलते हैं तो हम ये राज्य बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य और एक ही भाषा। यानी पंजाबी लोग अगर पंजाब बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको पंजाबी नहीं आती वो वहाँ नहीं रह सकता। अगर कुछ लोगों को कोई अलग राज्य भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया और उसको वो भाषा नहीं आती तो वो वहाँ रह सकता है। तो इसकी यही कंडीशन थी कि अलग राज्य बना लीजिए भाषा के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य सिर्फ उसी भाषा के लिए हो। तो इस प्रकार संविधान में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7वां संशोधन किया 1956 के अंदर। इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी 1956 में, तभी 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसके अकॉर्डिंग भारत में कितने स्टेट बन गए थे, 14 स्टेट बन गए थे भाषा के आधार पर, और यूटीज हो गए थे 6। आगे चलकर ये सारे अलग अलग डिवाइड होते गए, आगे अलग अलग स्टेट बढ़ते गए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई पंजाब के साथ। पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, इसके साथ दिक्कत आई। इसको बोला जाता था पेप्सू, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें क्या था, इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा था। यहाँ पे कुछ पहाड़ी लोग भी रहते थे, हिंदी बोलने वाले भी रहते थे। तो क्या किया गया, जो पहाड़ी लोग बोलते हैं, जहाँ पे हिमालय था, ज़्यादा हिमालय क्षेत्र था, उसको नाम दे दिया गया हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो हिंदी बोलते थे नीचे, उसको नाम दे दिया गया हरियाणा, और जो पंजाबी बोलते थे उसको नाम दे दिया गया पंजाब। और इनके बीच में एक कॉमन जगह है जो इनकी राजधानी बनाई गई, उसको बोला गया चंडीगढ़, उसको बोला गया चंडीगढ़। तो इस प्रकार जो भारत है वो अलग अलग राज्यों में बट गया। तो अभी वर्तमान में भारत में स्टेट है 28 और यूटी है 8। पहले भारत में स्टेट थे 29 और यूटी थे हमारे 7। तो जो जम्मू और कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, इसको पहले ये एक राज्य था पूरा, इसको अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बना दिए गए। तो ये यूटी हमारे हो गए थे 9। लेकिन जो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव थे, उसको मिलाकर वापस से जो 2 यूटी थे उनको एक बना दिया गया, तो वापस से ये 8 हो गई। तो हमारी स्टेट कितने हैं, 28 और यूटी हैं 8। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आगे का हम कल नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। संविधान का भाग 2 और उसके अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।